नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आने वाली 5 तारीख को धारा 370 के हटे हुए पूरे 1 साल पूरे हो जाएंगे। ये धारा जिसने एक तरीके की ये भेदभाव वाली नीति थी, जिसने भारत को और जम्मू कश्मीर को अलग कर रखा था एक दूसरे से, इसको लेकर हर कोई ये चाह रहा था कि ये धारा को हटाई जाए, लेकिन हर किसी के मन में ये शंका थी कि शायद ही कोई सरकार इस चीज़ को हटाने की हिमाकत कर पाएगी। लेकिन जब ये धारा को हटाया गया तब किसी को इस चीज़ की खबर तक नहीं मिली और एक झटके में 70 साल से चली आ रही इस भेदभाव वाली नीति को 70 सेकंड में ख़त्म कर दिया गया था। आज इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आरती टिक्कू सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरती टिक्कू सिंह जी विदेश में भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं। जो हमारे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उन लोगों को आरती टिक्कू सिंह मैम ने पिछले साल ही एक करारा जवाब दिया था, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। इसी के साथ मैं अपना सवाल शुरू करता हूँ। हिस्ट्री इन वन स्ट्रोक, 70 साल से चली आ रही ये धारा किसी को मालूम नहीं था। लगातार 3 अगस्त को बस ये एडवाइजरी जारी की गई कि अमरनाथ पर एक आतंकी हमले की साजिश हो रही है, वहाँ पे स्नाइपर्स मिले हैं, तो जो अमरनाथ यात्री हैं वो वापस आ जाए। फिर उसके पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के अलॉटमेंट्स तो हो ही रहे थे लगातार। रातों रात छावनी में जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। जिन लोगों से भड़काऊ भाषणों के उम्मीद थे, उनको रातों रात डिटेन कर दिया गया या हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और सुबह में बरसों का इंतजार, 70 साल से घिसते 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 घिस जाने वाली धारा को 70 सेकंड में घिस के रख दिया गया। क्या कहेंगे मैम? देखिए, इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की को एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत है। ये 70 साल में एक नैरेटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है एक स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये कागजों पर तो बिल्कुल सही था कि 370 आर्टिकल था और जे.एंड.के को एक स्पेशल स्टेटस मिला था। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो प्रिंसली स्टेट की, जो महाराजा हरि सिंह के अंडर थी 1947 में, और जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक्सीड किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उस वक्त एक्सीड किया जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे हमला किया और जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड और एनेक्स करने की कोशिश की। तो 370 जो है ओवर द टाइम, लेकिन जो सच्चाई ये है कि ओवर द टाइम 370 की जो जितनी पावर थी वो उतनी नहीं थी। वो ओवर द टाइम जो है इरोड हो चुकी थी, वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे खत्म हुई? वो ऐसे खत्म हुई कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद कहा था कि 370 की अहमियत जो है या जो पावर है वो घिसते घिसते घिसेगी, जो आपने खुद कहा। तो ये उन्हीं का था, उन्हीं की थिंकिंग और उन्हीं का विजन। एक तरफ से कहेंगे कि उनको खुद इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्पेशल स्टेटस स्टेट हमेशा के लिए रही। वो बेशक इनिशियली जो 47 में सर्कमस्टेंसेस थे, जिन हालात में स्टेट ने एक्सेशन किया और जिन हालात में शेख अब्दुल्ला को पूरी स्टेट दी गई एक तरह से चलाने के लिए, तो उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से 370 आया था। लेकिन ओवर द डेकेड्स जो है इरोजन हुआ 370 में बाय द डिंट ऑफ लॉ, कि जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े सिग्निफिकेंट लॉज थे वो धीरे 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 करके एक्सटेंड किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बावजूद भी कई सारे जो लॉज थे, इंडियन लॉज थे, वो जे.एंड.के को नहीं मिले, क्योंकि जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल था कि वो लॉ पास करें या नहीं करें। तो उस वजह से कई सारे लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो डिसइंफ्रेंचाइज थे। उस जो एक हेजेमनी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो उनके पास एक पावर थी 370 की वजह से, उससे कई सारे लोग जो है रियल
राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट कई सारे लोगों के, वो डिनाई किए गए, वो वंचित रह गए। जैसे कि एग्जाम्पल है दलित्स जो जम्मू के थे या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको वो राइट्स नहीं थे जो बाकी स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको वो सेम राइट्स नहीं थे। वेस्ट पाकिस्तान की रेफ्यूजीज फॉर एग्जाम्पल जो 1947 में माइग्रेट हुए, उनको भी कोई सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर के, हालांकि वो 47 से वहां रह रहे थे। उसी तरीके से गोरखाज जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए लड़ाई की अलग अलग जंगों में, उनको भी कोई राइट्स नहीं थे। और एक चौथी कैटेगरी थी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो औरतें थी, वो अगर नॉन स्टेट सब्जेक्ट के साथ शादी करती तो ऑटोमेटिकली 2002 तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाती थी एज स्टेट सब्जेक्ट। वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उनको एक थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन था उनके अगेंस्ट, वो रिवर्स किया गया, यानी कि मतलब हॉल्ट किया गया। लेकिन उनके बच्चे फिर भी डिसइनफ्रेंचाइज थे। अगर कोई भी जो बच्चा है, अगर उनका एक पेरेंट नॉन स्टेट सब्जेक्ट था तो वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाते। एक पेरेंट नहीं, मतलब औरतें, अगर औरतें बाहर के लोगों से शादी करती। ये केस मर्दों के लिए नहीं था, men could marry outside the state, लेकिन उनके बच्चे, उनकी बीवी वो स्टेट सब्जेक्ट बन जा रहे थे। एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन थी, एक कास्ट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन थी, एक रेफ्यूजीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थी। तो वो 370 को हटाने से ही वो डिस्क्रिमिनेशन एंड हो सकती थी। और जो ये हिस्टोरिक डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया गया, वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो वंचित थे अपने फंडामेंटल राइट्स से। वो दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट ये भी था कि 370 जो था वो एक ब्लैकमेलिंग टूल था। लीडरशिप मैं नहीं कहूँगी, एक्चुअली कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस है या जम्मू की भी मैं कहूँगी, जिन्होंने 370 को इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया कि ये इसके बगैर जम्मू एंड कश्मीर चल ही नहीं सकता है, इसके बगैर JNK की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने 70 साल में यही वो धुन रचाते रहे कि 370 अगर नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ रिश्ता नहीं है। तो ये सारी बातें जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था 70 साल तक, वो एक झटके में खत्म हुआ, क्योंकि फंडामेंटली आर्टिकल 370 जो है वो एक लिबरल या जो ओपन माइंडेडनेस, जो एक सोसाइटी का जो एक जिसमें सबको प्लूरल डिवर्स जो वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फुलफिल नहीं करता। बिल्कुल मैम, मेरा अगला सवाल है कि इसमें शेड्यूल 1 जो था, अनुसूची 1, उसको हटाया नहीं गया था। 2 अनुसूची 2 और 3 को तो हटा दिया गया था, अनुसूची 1 को अभी भी रखा गया है, वो अभी भी चल रहा है। तो उस अनुसूची में क्या है और इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि 1 साल में कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुए? ये मैं हिंदी का शब्द समझी नहीं। आप शेड्यूल ट्राइब कह रहे हैं? नो मैम, शेड्यूल 1 आर्टिकल 370 का शेड्यूल 1। देखिए, एक्चुअली जो है आर्टिकल 370 की रीडिंग डाउन हुई है, तो ये कहना गलत होगा कि आर्टिकल 370 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीऑर्गेनाइजेशन की है स्टेट की। मतलब कि स्टेट को, जो एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, उसको रीऑर्गेनाइज करके बाइफरकेट करके उनको 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया है। तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट के जो है अलग अलग एक स्ट्रक्चर्स है यूनियन ऑफ इंडिया में, वो सेम नहीं है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी डिफरेंस है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो
जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ उसकी वजह से आर्टिकल 370 ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। तो आर्टिकल ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने जो है वो स्ट्राइक डाउन किया या मतलब 370 को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। वो 370 इनवैलिड हो गया, मतलब कि उसकी जो मीनिंग थी वो खत्म हो गई, वो नलिफाई हो गई, इनवैलिड हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेट को ही रिऑर्गेनाइज कर दिया और स्टेट में से 2 एंटिटीज क्रिएट की, जिसकी वजह से उनका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर था लेजिस्लेटिव असेंबली का या जो उनके पावर्स थे वो चेंज हो गए। तो एज ऑफ टुडे यूनियन टेरिटरी हमको जैसे कि मालूम है वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर आता है और 370 का और एक चीज है कि कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी जो लॉज है जो जम्मू एंड कश्मीर दूसरी स्टेट की जो थी फॉर एग्जांपल, वो परमानेंट रेजिडेंसी लॉज वो एक्चुअली आर्टिकल 35A की वजह से वो प्रिवेल कर रहे थे। वो जो लॉ है कि मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट है वो अलग है और जो वहाँ के डोमिसाइल है सिर्फ वही स्टेट सब्जेक्ट रह सकते हैं। तो वो जो है डोमिसाइल वाला जो एक पर्टिकुलर लॉ है वो एक नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से रिटेन किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो वहीं के पैदा हुए हैं, वहीं के पले बड़े हुए, वहीं जैसे कश्मीरी पंडित जो है एबॉर्शनीज रहे हैं, आप लोगों की 5000 की हिस्ट्री है, 5000 सालों की हिस्ट्री है। तो जो नेटिव जेएनके के है वो तो है ही है, लेकिन उसके एडिशन में जिसने 15 साल अपनी जिंदगी के जम्मू एंड कश्मीर को दिए या वहां रहा, तो वो भी आज की डेट में डोमिसाइल है। वो भी आज की डेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें अप्लाई कर सकता है एज अ डोमिसाइल, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए खास जॉब्स है। उसी तरीके से अभी हमको ये क्लैरिटी नहीं है लेकिन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड में कोई डोमिसाइल रिजर्वेशंस रखे हैं कि नहीं। अभी बहुत सारी देखिए एक प्रोसेस है, 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डोमिसाइल लॉ क्रिएट कर दिया जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सब जॉब्स के लिए नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लैंड के लिए क्या होगा हमें मालूम नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा हमें मालूम नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो अनक्लियर है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल जो इनजस्टिस थी कई सारे लोगों के साथ वो रिमूव की गई। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है कि इसके बाद कई लोगों ने इस पे दुष्प्रचार भी किया, इसका विरोध किया, और यही नहीं कि इसके हटने के सिर्फ बाद ही विरोध हुआ। दिसंबर में सीए प्रोटेस्ट थे, उसमें भी इस चीज़ को लेकर कई जगह पे आपने देखा कि फ्री कश्मीर, कई कश्मीर को आज़ाद करो, कई जगह पे आर्मी के खिलाफ स्लोगन चलाए गए, कई प्रोपेगेंडा चले। कुछ लोग खुद में ही कंफ्यूज थे कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये धारा को हटना ही था, वो अभी हटे चाहे बाद में हटे, उसको हटना ही था, तो उस समय इन्होंने विरोध क्यों किया। फिर उसके बाद कई लोग ये कह रहे थे कि इसका हटाने का तरीका सही नहीं था। जो कश्मीर और जम्मू के लोग थे उन लोगों को समझाकर सरकार को इसको हटाना चाहिए था, उनको प्यार से बताकर सरकार को हटाना चाहिए था। तो मार पीट के कहाँ उनको हटाया गया, मुझे ये समझ नहीं आया। मैम इसको मैं चाहूँगा आप इससे जवाब। देखिए ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। वो जो पिछले 70 साल में 370 पे डिबेट हुआ, 370 पे डिबेट जो है वो लास्ट ईयर पार्लियामेंट से शुरू नहीं हुआ। वो 370 का डिबेट जो है बी आर अम्बेडकर के टाइम से ही शुरू हुआ, जब हमारे लॉ मिनिस्टर जो थे वो बी आर अम्बेडकर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में। तो डिबेट वहां से शुरू हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सीड किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और उस बेसिस पे और चूंकि हमको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू की एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी शेख अब्दुल्ला के साथ, और शेख अब्दुल्ला के अपने कुछ एम्बिशंस थे कि वो चाहते थे जेएनके की जो पावर है वो उनके हाथों में रहे।
तो एक तरह से एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल की वजह से 370 वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव था, जो कि सिर्फ शेख अब्दुल्ला ने नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद जितने भी वहां पे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आए, उनका जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, पीडीपी के जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, महबूबा मुफ्ती की, तो जितने भी ये सारे पॉलिटिशियंस को जो चीफ मिनिस्टर बने, उन लोगों ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया कि अगर आप हमको 370 नहीं रखेंगे या इसको हटा देंगे तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा एक्सेशन आपके साथ वैलिड नहीं है, हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह का जो ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल था, ये पिछले 70 साल से चल रहा था, तो डिबेट नया नहीं था। इसमें आपको ये भी पता होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो जनसंघ के जो बड़े लीडर थे, जो बीजेपी आरएसएस के तो माना जाएगा कि वो उनके लीडर थे, तो उन्होंने भी ये एक मुहिम चलाई थी शुरू में ही कि इस कंट्री में दो हो सकते हैं, दो फ्लैग्स नहीं हो सकते, दो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते हैं, दो लॉज नहीं हो सकते हैं, तो एक ही लॉ होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा और एक ही फ्लैग होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ये तीनों चीजें जो है वो अलग, उनको अपनी ये चीजें उतनी ऑटोनॉमी थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका था और फ्लैग भी था और लॉ भी था। तो ये जो मुहिम थी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाई थी और उस मुहिम के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने उनको जेल में डाल दिया जब वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। तो उस तरह का जो नैरेटिव था, जो डिबेट था, ये चलता आ रहा था। 370 इनफैक्ट जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से ही रहा है, उनकी पुराने से पुराना मैनिफेस्टो भी आप ले लीजिए तो उस पर 370 की बात है। अब इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, प्यार से बात करनी चाहिए थी, प्यार से समझाना चाहिए था। पिछले 70 साल में प्यार से ही समझाया गया था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनसे ये जो डिबेट है लगातार किया जा रहा था। लेकिन हम जैसे कि हमको मालूम है 70 साल में इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। वो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि एक भी पॉलिटिकल ब्लैकमेल का जो भी सरकार आती थी इसको उस टूल की तरह इस्तेमाल करती थी। तीसरी बात कि ये इस माहौल में नहीं करना चाहिए था, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पिछले 30 साल से एक नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है। ये कई लोग इस पे ये शायद आपत्ति जताएंगे, दोनों तरफ से जताएंगे कि ये मैं क्यों कहती हूँ, पर मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई भी स्टेट में जब आपको बंदूक के बल पे, पाकिस्तान का बंदूक जो है आप कश्मीरियों के सिर पे था और ये कहा गया कि आप जो है ना तो वोट करेंगे, आप पोल्स को बायकॉट करेंगे, आप क्या नाम है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इंडियन लॉ को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक एबनॉर्मल स्टेट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस होगा। वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। जैसे कि वॉर जोन में नॉर्मल प्रोसेसेस नहीं होते हैं, वॉर जोन में नॉर्मल लॉज नहीं होते हैं। वॉर का अपना एक लॉ है, वॉर की एक अपनी एक थ्योरी है, वॉर की एक अपनी एक जगह है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है पिछले 30 साल से एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। बेशक के इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन साथ में एक गन कल्चर, एक फियर साइकोसिस, एक कॉन्स्टेंटली जो दिमाग में बैठ गया कि पाकिस्तान की वजह से मारे जाएंगे लोग, जो कि हुआ। जिसने भी पीस की बात की कश्मीर में, मान लीजिए कि जो सज्जाद लोन और बिलाल लोन के जो फादर थे, अब्दुल गनी लोन फॉर एग्जाम्पल, जिनको मॉडरेट सेपरेटिस्ट कहा जाता था, वो मारे गए।
जो मीरवाइज उमर के फादर है, मीरवाइज फारूक, उन्होंने भी जिनको मॉडरेट सेपरेटिस्ट कहते थे, उन्होंने भी पीस और डायलॉग और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की थी, तो वो भी मारे गए। तो जितने भी अटेम्प्ट्स हुए जहाँ पे भी कश्मीरियों ने ये कोशिश की बोलने की कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी में शामिल होना चाहते हैं, वो डायलॉग में शामिल होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के जितने भी जहादी टेरर ग्रुप्स हैं, वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जो है, उन्होंने अपने रंग दिखा दिए और उन लोगों ने असैसिनेशंस और मर्डर्स कमिट किए कश्मीर में। तो 30 इयर्स के बाद अगर आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे, उस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे, और ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं, उस तरह से, आपको फिर इसका मतलब है कि आपको मालूम नहीं है कि कश्मीर का सिचुएशन क्या रहा है पिछले 30 साल। आप कश्मीर में नॉर्मल प्रोसेस थे और इस टाइम का वेट करके आप एक्चुअली, अगर आप टाइम का वेट करते तो एक्चुअली ये कभी नहीं हो सकता था, और टाइम का अगर आप वेट करते तो कश्मीर आप इंडिया के हाथ से चला जाता। पाकिस्तान इसको पूरे छीनने के पूरे प्लानिंग कर चुका। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने अभी कश्मीरी पंडितों की बात की, तो मैं उसी पे मेरा अगला सवाल है कि शायद एक उम्मीद जगी। मैं ये व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ आपसे कि आप भी कश्मीरी पंडित हैं। जो कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी पहले इस पे आए थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि 5 अगस्त के बाद एक उम्मीद जगी थी कि वादी अब उन्हें बुलाएगी। 30 साल से वो बेचारे इसी उम्मीद में बैठे थे कि अपने घर कब जाएंगे। जो उनके साथ नरसंहार हुआ, मास मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, जिसको कोई किसी ने पूछा भी नहीं कितने सालों तक, अब उनको एक उम्मीद जगी थी। वहाँ कश्मीरी पंडित जो जम्मू में जो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे, उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो लोग ठीक से बोल नहीं पा रहे थे कि कितने सालों के बाद ये चीज़ हटी है, अब शायद उम्मीद है कि मैं अपने घर जा पाएंगे, हम लोग अपने घर जा पाएंगे। इसके ऊपर मैम क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है जिसने भी डिस्प्लेसमेंट देखा 1990 पे, मैं उन लोगों में से हूँ जो घर से निकाले गए और जो जिनकी फैमिलीज रेफ्यूजी कैंप्स में थी। मेरे भाई जो है वो, उनकी फैमिली रेफ्यूजी कैंप में थी। मेरे जितने भी नेफ्यूज हैं वो रेफ्यूजी कैंप में थे। तो मैं कहूँगी कि ये आपने जो सेंटिमेंट डिस्क्राइब किया बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने वो दौर देखा जब हम बेघर हुए, जब हम रास्ते पर आ गए और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, फिर से टाइप को इकट्ठा करके। उनके अंदर वो सेंटिमेंट ज़रूर है कि हमको वापस जाना चाहिए और हम लोगों को वापस रिहैबिलिटेट होना चाहिए। लेकिन इस पे मैं कहूँगी कि एज अ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी, अब मैं जर्नलिस्ट की तरह बात नहीं करूँगी, एज अ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमको वो वापस भेजेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे, तो पहले 2-3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहले तो ये कि आप हमारे घरों की व्यवस्था कीजिए। हमारे घर जलाए गए थे, हमारे घर तोड़े गए थे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा घर, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला जो है वो जलाया गया था 1990 में। तो हम लोगों के पास जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं आज की डेट में ना तो वहाँ जमीन खरीद सकती हूँ, ना ही तो वहाँ मकान बना सकती हूँ। उतनी मेरी औकात नहीं है। मैं एक छोटी सी साधारण पत्रकार हूँ। मैंने ऑनेस्टी के साथ अपना करियर परस्यू किया है। तो मैं तो दिल्ली में मकान नहीं खरीद सकती हूँ, कश्मीर की बात नहीं, क्योंकि कश्मीर की रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रिहैबिलिटेशन से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक ऐसा लॉ लाना पड़ेगा कि वो इंश्योर करे कि दोबारा इस तरह की एथनिक क्लेंजिंग ना हो। और अगर
जो एथनिक क्लेंजिंग हुई है, जो 1990 में हुई, उसकी एक कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, उसकी एक लीगल कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। देखिए, जैसे दलित्स पे परसिक्यूशन हुआ हिंदुस्तान में, कई मतलब हजारों साल चलता रहा परसिक्यूशन। यहाँ कई सारे मामलों में बाकी सारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके साथ परसिक्यूशन हुआ। शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके साथ परसिक्यूशन हुआ, वो बैकवर्ड रह गए, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी ये डिसएनफ्रेंचाइज थे, जितने भी ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ये खत्म होने के उस पे कगार पे आ गए थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए, रिजर्वेशंस दी उनको। उनके खिलाफ, दलित्स के खिलाफ आप ये नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। जो उनके खिलाफ जो एक बिगेटरी है, रेसिज्म है, वो आप नहीं कर सकते हैं। वो लॉ जो है वो मना करता है। तो कश्मीरी पंडित उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनका पूरा जो कम्युनिटी है खदेड़ दिया कश्मीर से, जो उनकी मातृभूमि की, जन्मभूमि की, आपने उनको वहां से साफ कर दिया। उनका कल्चर पिछले 30 साल में खत्म हो गया। उनके बच्चे आज की डेट में कश्मीरी नहीं बोल सकते हैं। आज की डेट में उनको मालूम नहीं है कि कश्मीर में उनका घर था कभी, या वो रह सकते थे। तो हर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लीगल, एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कश्मीरी पंडितों को। और दूसरा, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन। और तीसरा ये है कि जितने भी कश्मीरी पंडित मारे गए 1989 में, 90 में और उसके बाद, मेरे एस्टिमेट जो टेस्ट है, काफी सारे मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं और काफी सारे मैंने इस पे बहुत काम किया है। मेरे हिसाब से 1000 कश्मीरी पंडित जो हैं वो मारे गए थे। तो उन पे उनके केसेस खुलने चाहिए और उनमें जो भी कल्प्रिट है वो बुक होना चाहिए। तो जब तक ये 3 चीजें नहीं होगी, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे बेशक कहें कि उन्होंने बहुत कमाल कर दिया 370 का, ये एक अधूरा प्रोसेस रहेगा जब तक आप कश्मीर का प्लूरलिज्म, एक जो ओपन सोसाइटी जिसमें हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, सिख भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे, पर आज की डेट में मेजॉरिटी जो है, आपकी 99% लोग जो है वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप कश्मीर को उसी तरह डिवर्सिफाई करना चाहते हैं, उसी तरह वही कल्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में है, सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं पे भी कोई रह सकता है ना, सिर्फ कश्मीर में एक वो पाबंदी है कि बाकी लोग नहीं रह सकते। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित वापस जाके रहे और इज्जत से रह सके। जी मैम, आपने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की। मेरा मैम अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि 30 साल हो गए, जो लोग कहते हैं कि इन पर जुल्म हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, कई जगह ट्रेंड्स चलाए देते हैं, डैश लाइफ मैटर्स। आप लोगों से ज़्यादा जुल्म तो शायद ही किसी पर हुआ होगा। 5 लाख कश्मीरी पंडित, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 लाख से भी ज़्यादा थे कश्मीरी पंडित जिनके साथ नरसंहार किया गया, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। ना ये चीज़ किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की खबर बनी, ना किसी नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा था। अब थोड़े दिन से लोगों का इसके ऊपर आ रहा है प्रभाव कि हाँ, वो भी इंसान ही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। लेकिन एक लॉबी है जो ये कहती है हर एक छोटी छोटी चीज़ में कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हर एक चीज़ उनके लिए लगातार देश खतरे में आ जाता है, उनके लिए देश पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें वो इल्ज़ाम लगाते हैं। जब कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है तो वो मौन हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि एक लॉबी है। ये लॉबी कौन सी है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये देखिए, ये वो लॉबी है जिनको डेमोक्रेसी में, जितनी भी आप बड़ी डेमोक्रेसी देखिए दुनिया में आज की डेट पे, वेस्टर्न डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल और इंडियन डेमोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल, और कुछ
चंद डेमोक्रेसीज होंगी, लेकिन जो मेन बड़ी डेमोक्रेसी है वो यही है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी। जितने भी बड़े और देश देखिए आप, चाइना देखिए, रशिया देखिए, वो डेमोक्रेसीज नहीं है। हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान है, वो डेमोक्रेसी नहीं। तो ये जो जितनी भी डेमोक्रेसीज है, इनमें एक बात समझ आई इनको, जो लिबरल क्लास है, इनफैक्ट मैं अपने आप को लिबरल मानती हूँ, क्योंकि लिबरलिज्म अल्टीमेटली क्या है, लिव एंड लेट लिव, कि मैं जी रही हूँ, जीने और जीने दो। तो मैं अपने आप को लिबरल मानती हूँ, पर उन लोगों ने वो चूंकि इसके ठेकेदार बने हुए हैं और इन लोगों ने इसको अपना लिबरलिज्म नाम दिया। एक्चुअली वो लिबरल नहीं है, वो बहुत ही इलिबरल किस्म के लोग हैं। तो ये क्या, कौन सी लॉबी है? ये वो लॉबी है जिनको ये समझ आया कि सोसाइटी को आप पोलराइज कीजिए, आप सोसाइटी को डिवाइड कर दीजिए। ये वही थिंकिंग है जो ब्रिटिश कॉलोनियल थिंकिंग जो है, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी डिवाइड हो गई अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। उस बेसिस पे टू नेशन थ्योरी जिन्ना और इकबाल ने क्रिएट की कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो ये इसका जो बीज जो है वो किन्होंने बोया? वो ब्रिटिश कॉलोनियल जो हमारे रूलर्स थे, उन्होंने उसका बीज बोया। फिर उन्होंने क्या किया, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन में बोल दिया कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ही क्रिमिनल है, पेट्रियार्कल है, ब्राह्मण सबसे बड़ा ईवल है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, और साथ में ही दलित अलग है। तो कास्ट लाइंस पे भी सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया। और फिर रिलीजन, कास्ट, जेंडर के नाम पे भी जो है सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये फ्रैक्चर जो है, ये जो डिविजन्स है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं सोसाइटी में, जरूर करते हैं सोसाइटी में। पर कोई भी जो लीडरशिप होती है, जो अपने आप को लिबरल कहती है, जो अपने आप को दूरदर्शी कहती है, जो विजनरी अपने आप को कहलाती है, वो ये डिविजन्स जो है वो इन डिविजन्स को कम करनी चाहिए। वो इन डिविजन्स में जो है डिविजन्स को और बढ़ानी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो अपने आप को लिबरल बोलते हैं, एक्चुअली लिबरल नहीं, ये लेफ्ट है। ये लेफ्टिज्म जो है, जो मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और जो कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, उनको ये समझ आया कि इंडिया जैसी जगह पे, जहाँ पे की लोग बहुत रिलीजियस है, जहाँ की लोग हिंदू भी मुसलमान भी वो बहुत ही सेंटिमेंटल है अपने रिलीजन के बारे में। जबकि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं नास्तिक कहती हूँ अपने आप को। लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें जायज है, इंडिया इन चीजों के लिए टॉलरेट है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि अगर आस्तिक है तो नास्तिक भी सर उठा के जी सकता है। लेकिन लेफ्ट को ये समझ आया कि यहाँ पे क्लास वॉर जिसको वो कहते हैं मार्क्सिज्म में और कम्युनिज्म में, कि आप क्लास के बेसिस पे यहाँ सोसाइटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो गरीब है वो उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से जैसे यूरोप में जब रेवोल्यूशन हुआ या जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे पूरा एक क्लास खड़ा हो गया अमीरों के खिलाफ। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं इंडिया में उस तरह की जिस तरह रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी या यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। तो यहाँ का जो वर्किंग क्लास है वो उस तरह का एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास नहीं था या नहीं है जिस तरह का एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास यूरोप में था, रशिया में था। तो मार्क्स ने खुद कहा था कि जब तक आपकी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज नहीं होती, एक वो वर्किंग क्लास नहीं बनेगा, वो प्रोलेटरिएट जिसको बोलते हैं, वो उस तरह का प्रोलेटरिएट जो है वो नहीं बनेगा कि वो रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो। यहाँ का जो वर्किंग क्लास है उसको डिवाइड करने के लिए फिर लेफ्ट को ये समझ आया कि इनको रिलीजन पे कर सकते हैं डिवाइड, इनको कास्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। तो वो डिविजन्स लेके लेफ्ट ने क्या किया कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया
और अपने आप को ये करार दिया कि वो माइनॉरिटीज जितनी भी है, जितने भी ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, जिनको ब्राह्मण तंग करता है या पेट्रियार्की तंग करती है या क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलके दलितों का शोषण करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारा जो अपने आप को लिबरल कहता है, उनके नजरिए से एक ही सबसे बड़ा ईवल था, वो हुआ ब्राह्मण। तो कश्मीरी पंडित चूंकि ब्राह्मण है बाय कास्ट, तो उनकी नजर से चाहे हम लोग का एथनिक क्लेंसिंग हो गया, जेनोसाइड हो गया, हम लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहे इतने साल, हम लोगों के साथ जितना भी परसिक्यूशन हुआ, उनके दिमाग में ये रहा कि ये जो है ये जायज है। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट ने तो ये भी कह दिया शुरुआत में ही कि कश्मीरी पंडितों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो एलीट थे, क्योंकि वो जो पूरे सेटअप में वो पावर कंट्रोल करते थे, जो कि झूठ था। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं था कि पंडित कंट्रोल में थे 47 के बाद। इनफैक्ट 1947 के बाद पंडित के खिलाफ सिर्फ परसिक्यूशन हुआ, कोई ऐसा ये नहीं था कि वो एलीट थे। तो क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स जिसको कह सकते हैं, या दूसरा नाम लैंड ग्रैबिंग जिसको कह सकते हैं, कि जिनके पास लैंड थी उनसे छीन के अलग लोगों को दी गई और उसको लैंड रिफॉर्म कहा गया। तो लेकिन ये जो नैरेटिव बिल्ड करने वाले थे दिल्ली में लेफ्ट के इन्फ्लुएंस में, उन्होंने ये करार दिया कि कश्मीरी पंडित एलीट थे, वो पावरफुल थे, इसलिए उनके साथ एथनिक क्लेंजिंग जायज थी। तो अभी भी 30 साल के बाद भी मैं कहूँगी उनकी सहानुभूति सच की सहानुभूति नहीं है। एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर वो कभी कभार अपनी सहानुभूति छलकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि अगर उन्होंने ब्राह्मणों को कह दिया कि ब्राह्मण परसिक्यूट हो गए, तो इससे तो हिंदू राइट विंग का जो है वो नैरेटिव स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो ये चीजें मायने नहीं रखती है। सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है कि सच क्या है। सच ये है कि कश्मीरी पंडित परसिक्यूट हुए, वो एलीट नहीं थे, वो क्लास वॉर की वजह से उनके साथ परसिक्यूशन नहीं हुआ, उनकी वजह उनको जिहाद, इस्लामिक जिहाद की वजह से कश्मीर से निकाला गया। उनको पाकिस्तान ने वहां से निकाला गया ताकि वो कश्मीर को पूरा एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाए। उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि वो हिंदू थे। तो यही सच है। आपने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें की। सबसे पहले तो जो लॉबी है वो ये दिखाना चाहती है कि वो माइनॉरिटीज के और जो पहले जो दलित है जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ था उनके वो लोग मसीहा है, अपने आप को मसीहा साबित करना चाहते हैं। और दूसरी मैम ने एक पत्रकार की बात की जिसने ये कहा था कि जो जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों ने अपनी मोनोपोली बना ली। इस तरीके के बेतुके बयान ऐसे भी दिए गए हैं जो कि विश्वास नहीं होते मगर सच्चाई है। मैम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। NCERT के बुक में इस बार चेंजिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि अब अलगाववाद के चैप्टर को हटाकर जो आर्टिकल 370 के जो जिस तरीके से उसको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को हटाया गया था उसको पढ़ाया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कश्मीरी पंडित एक्सोडस को नहीं जोड़ना चाहिए था? बिल्कुल, तभी मैंने आपको कहा कि जो भी रिटर्न रिहैबिलिटेशन की बात करता है या जो भी नए लॉज बन रहे हैं, तो इसमें आपको कश्मीरी पंडित की जो एथनिक क्लेंजिंग हुई है वो कंसिडर करना पड़ेगा, आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। आप डोमिसाइल राइट बनाते हैं जॉब्स के लिए, आप डोमिसाइल राइट बनाते हैं लैंड के लिए, किसी भी और चीज के लिए, तो जो कि अलग कुछ स्टेट्स में है डोमिसाइल लॉज है जहाँ पे आपको सर्टेन कंडीशंस आपको मीट करनी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, लद्दाख का एनवायरनमेंट जरूरी है, कश्मीर का एनवायरनमेंट जरूरी है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स आपको, कुछ लॉज आपको बनाने पड़ेंगे, पर
उन सारे लॉज में आपको कश्मीरी पंडित एक्सोडस एथनिक क्लेंजिंग फैक्टर इन करनी पड़ेगी। आपको उनकी प्रोटेक्शन जो है उस लॉ के अंडर जो है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा ये एथनिक क्लेंजिंग नहीं हो सकती है या दोबारा ये जेनोसाइड नहीं हो सकता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी ये चीज डिटरमिन करेगी। पाकिस्तान को आप विषमय नहीं कर सकते, वो आपकी बॉर्डर पे, वो आपके एलओसी पे है, तो वो वही है। जो उनके जहादी टेरर कैंप्स है वो वही है। बेशक हम लोगों ने काफी प्रेशर उन पे अप्लाई किया है, हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक किया, हमने उड़ी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक प्रेशर बना है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री समझते हैं, अगर आप पाकिस्तान आर्मी की साइकोलॉजी समझते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा डिस्टेबलाइज है। तो डिस्टेबलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए या काउंटर करने के लिए आपको वो सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही क्यों, मैं कहूँगी कि दलित्स जो है, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज वगैरह, उन सब की जो है आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि उनके साथ जो आपने इनजस्टिस अभी खत्म करने की कोशिश की है वो रिवर्स ना हो। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको धीरे धीरे लॉ के थ्रू जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप था, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उसमें कोई ऐसा लूप होल नहीं रहना चाहिए कि कोई भी वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट फिर से कर सके। मैं, मेरा अगला सवाल आतंकवाद से रिलेटेड है। अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो नहीं, कश्मीर में ही आतंकवाद के जो पैर पसरे हुए थे वो धीरे धीरे खिसकना बहुत, जम्मू में तो पूरा जो जम्मू रीजन है उसमें आतंकवाद लगभग खत्म ही हो चुका है। कश्मीर में भी आखिरी कगार पे ही चल रहा है एक तरीके से देखा जाए। पिछले सालों में बारामूला को आतंक मुक्त कर दिया गया, त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हो गया, डोडा आतंक मुक्त हो गया। अभी उसमें बिजनेसेस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लोग जो वहाँ के युवा थे उनको अब बरगलाने में जो आतंकवादी है वो सफल नहीं हो रहे। अब वो वहाँ के युवा के जो हीरो है वो नशीर अहमद वानी है, उमर फयाज है, औरंगजेब है, वो लोग अब भारतीय सेना में ज्वाइन होकर देश सेवा का रास्ता पकड़ रहे हैं। इससे अब ध्यान से देखें तो आतंकी बहुत बौखलाए हैं, इसलिए वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। रिसेंट में ही केस आया था अजय पंडिता जी का, उनको मारा गया था। वसीम बारी को की हत्या कर दी गई थी उनके फादर और उनके ब्रदर के साथ। कई बच्चों को मारा गया। कई ऐसे सिविलियंस हैं जिनको आतंकियों ने टारगेट किया है। अभी ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, उससे पहले ओपी सद्भावना तो बहुत पहले से ही चल रहा था। उसमें एक मॉडिफिकेशन करके ऑपरेशन माँ लाया गया, जिसमें जो नौजवान थे उनकी माताओं से बात करके उनको समझाकर उनको सही रास्ते पर लाया गया। आतंक में अब धीरे धीरे बहुत कमी आती जा रही है। लेकिन इसी में कुछ दिन पहले बुरहान वानी की बरसी थी। अगर आपको याद हो तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, बुरहान इज माई हीरो। मगर जो जम्मू कश्मीर के युवा थे उन्होंने इस पर यह करारा तमाचा पाकिस्तान को मारा और उन्होंने इसके खिलाफ ट्रेंड चलाया, बुरहान नॉट माई हीरो। और ये ट्रेंड पूरे भारतीय में टॉप ट्रेंडिंग में रहा था। लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रेंड था वो भारत के पाकिस्तान में तो भले ट्रेंड हुआ हो, लेकिन भारत में ये ट्रेंडिंग हुआ ही नहीं। पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। अब आतंक के खिलाफ ये जो करारा प्रहार लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, मैम, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर या ओवरऑल इंडिया जो है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ISI नेटवर्क नहीं है। आपको जैसे कि मालूम है कि ISI नेटवर्क जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ कनेक्टेड रहा है, सिमी के साथ कनेक्टेड रहा है। और जितने भी हम देखेंगे कि बॉम्बे में फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में दाऊद नेटवर्क जो है वो भी ISI के साथ कनेक्टेड रहा है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करे। लेकिन मैं मानूंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मैं ये हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि जो मेजॉरिटी है
उनका वायलेंस के साथ लेना देना नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो पीसफुली है और पीसफुली ही रहना चाहती है और पीस के साथ ही जाना चाहती है। लेकिन जब टेम्पर्स बहुत भड़क जाते हैं, जब आउटरीच बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान को जो नेटवर्क है कश्मीर के अंदर वो हावी जो हो जाता है इंडियन स्टेट पर, तो तब जाके लोग भी मजबूर हो जाते हैं बोलने में कि हाँ हम लोगों को हिंदुस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं। तो एक टियर साइकोसिस, वो इसीलिए मैं बार बार टियर साइकोसिस की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान का जो नेटवर्क कश्मीर के अंदर है उसको कमजोर करना बहुत जरूरी था। वो 30 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 2-3 सालों में हुआ। इनफैक्ट 2-3 जब पीडीपी और बीजेपी ने गवर्नमेंट तोड़ी उसके बाद ही हुआ। जब तक पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही, तो इस पे मैं ओपनली तो कहती हूँ कि बीजेपी जो है ने गलत किया और पीडीपी के साथ हाथ जोड़े। ये पीडीपी वही पार्टी है जिनके जो कार्डर है वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी कौन है? जमात इस्लामी की टेरर विंग जो है वो हिज़्बुल मुजाहिदीन है। हिज़्बुल मुजाहिदीन क्या चाहती है? वो जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है और वो एक इस्लामिक स्टेट की तरह जम्मू एंड कश्मीर को रूल करना चाहती है। तो इस पार्टी के साथ बीजेपी ने अलाई किया और सरकार चलाने की कोशिश की। और उस दौरान जो है पाकिस्तान का नेटवर्क जो है इतना हावी था पूरे सिस्टम पे और पूरी स्टेट पे कि लोग इतने डरे हुए थे, लोग इतने बौखला गए थे कि मालूम नहीं था उनको कि वो किस पे ट्रस्ट करें। आज की डेट में भी मैं कहती हूँ कि कई सारे लोग जो है जो हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, जो हिंदुस्तान का खाते हैं, जो हिंदुस्तान के बेनिफिशरीज है, वही लोग अभी भी प्रोटेक्टेड है। वही लोग अभी भी बीजेपी सरकार अपने आप को हिंदू राइट विंग जरूर कहती होगी, विराट हिंदू कहती होगी, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों को जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं कश्मीर में, उनको कोई ना तो छूटा है ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती। तो ये देश के लोगों को पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये इस पे बीजेपी को साफ साफ अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। दूसरा ये कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है जब ये अलायंस टूट गई उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है, आर्मी जो है, उनके पास पूरी एक कंप्लीट उनको फ्रीडम और ऑटोनॉमी मिली कि वो टेरर ग्रुप्स जो है उन पे क्रैकडाउन कर पड़े। तो वो नहीं हो पाता था जब तक एक पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे पीडीपी जिसको जमात कंट्रोल करता था और जमात को हिज़्बुल मुजाहिदीन और हिज़्बुल मुजाहिदीन को आईएसआई कंट्रोल करती। तो जब तक वो थे तो तब तक बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी। कई सारे जो पॉलिटिशियंस होते थे जो सेपरेटिज्म में इन्वॉल्व थे, जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे, वो छूट जाते थे। अब ऐसा नहीं है। जब से वो अलायंस टूटा, गवर्नेंस रूल हो गया, तो आज की डेट में एलजी साहब के अंडर सारा सिस्टम है। आज की डेट में ऑपरेशंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑपरेशंस अच्छे तरीके से हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है सिक्योरिटी फोर्सेस में भी कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि हमको क्रैकडाउन करना ही करना है टेरर ग्रुप्स पे। पहले जो कंफ्यूज्ड माइंड में रहते थे उसकी वजह से एक सिस्टम में वीकनेस आ गई। तो इसीलिए आप अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं, इसीलिए आप ऑपरेशंस देख रहे हैं, इसीलिए आप जितने भी टेररिस्ट है वो रोज के रोज हम सुनते हैं कि वो मारे जा रहे हैं। बट हमको फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन आज की डेट में जो है वो पाकिस्तान में बेशक ट्रेनिंग बहुत कम कर रहे हो, लेकिन आज की डेट में वो अफगानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। आज की डेट में उनकी ट्रेनिंग तालिबान के साथ हो रही है, पाकिस्तान आईएसआई करा रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल में, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये इकट्ठे इन सबकी ट्रेनिंग हो रही है और ये सभी इकट्ठे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा के
टेरर अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान में और कश्मीर में भी करेंगे। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल है और मैं इस सवाल को युवाओं से जोड़ता हूँ। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। अभी मैम हाल ही में हमने देखा कि कुछ सालों से भारतीय सेना पर सवाल उठाना, देश के खिलाफ बोलना एक ट्रेंड सा बन गया है। अभी हंदवारा इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे 5 वीर सैनिकों ने शहादत दी थी। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनु सूद उसमें शामिल थे। वहीं पर जामिया की एक लड़की उठकर खड़ी होती है और उसने कहा कि वो लोग वॉर क्रिमिनल्स हैं और आतंकियों को उसने हीरो के तौर पे दिखाया। उसके सपोर्ट में कई लोग खड़े हो गए, एकाएक उसको लाइमलाइट मिल गई। यही चीज़ 2016 में हमने देखने को मिली। ये युवाओं के मन में जो ये गलत धारणा भरती जा रही है मैम कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कि भारतीय सेना को गाली दो, देश को गाली दो, कोई ना कोई इसके ऊपर लाइमलाइट में आएगा ही। लोग 10 लोग विरोध करेंगे तो 2 लोग समर्थन भी करेंगे। उसके बाद कोई FIR होगा, कोई ना कोई वकील उठ के आ ही जाएगा बचाने के लिए। उसके बाद जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो हाथ पर जोड़ते आ जाएगी कि लोकतंत्र खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, न जाने क्या क्या। थोड़े दिन में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के टिकट दे ही देगी और ये लोग एक हीरो बन के सामने आ जाएंगे। ये जो धारणा है मैम, ये इतनी गलत है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी यूथ किसी भी डेमोक्रेसी में जो है, यूथ जो है वो फैशनेबल होता है मेंटली। मैं भी जब मैं एक टीनेजर थी, जब मैं 20s में थी, तो एक जो भी चीज फैशनेबल होती थी, अलग होती थी, हटके होती थी, उसकी तरह आप अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उतना खुला नहीं होता है, आप उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, आपकी समझ कम होती है। तो यूथ कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में आप लीजिए, वो फैशन की तरह अट्रैक्ट होता है। और यूथ में एक रिबेलियन नेचर भी होता है कि जो माँ बाप ने किया वो हम नहीं करेंगे, हम तो अलग है। तो ये यूथ की एक ट्रेट है। यूथ जितने भी जनरेशन कहीं पे भी आप लीजिए, अमेरिका में आप लीजिए, आज ब्लैक लाइव्स मैटर जो चला रहे हैं, जो अपने आप को ऑटोनमस डिक्लेयर कर रहे हैं, अलग अपनी फ्री जोन्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है? ये यूथ की जो एक एनर्जी है, रिबेलियन की जो एक एनर्जी है, ये हर डेमोक्रेसी में आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है ये सब बोलने के लिए, ये करने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यही यूथ आप चाइना में लीजिए, या पाकिस्तान में लीजिए, या आप रशिया में लीजिए, तो ये फ्रीडम यूथ को नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रो डेमोक्रेसी जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे हांगकांग में, तो उनको कैसे क्रश किया गया। बिल्कुल। टिएनएनमेन स्क्वायर जो इतना बड़ा मैसेकर चाइना में हो, आज की डेट में भी ये मालूम नहीं है कि कितने हजारों लोग वहां मारे गए, लेकिन चाइना ने आज तक नहीं बताया कि कितने मारे। तो जितने भी डिक्टेटरशिप्स है या जो नॉन डेमोक्रेसीज है, उनमें ये फ्रीडम नहीं है ये सब करने की या बोलने की। तो लेकिन यूथ को ये इल्यूजन होता है और ये डिल्यूजन होता है कि वो सिस्टम से लड़ सकते हैं, वो सिस्टम को ओवरथ्रो कर सकते हैं, इसलिए वो सड़कों पे आ जाएंगे। और ये जो सीए के दौरान इन्होंने किया, और उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कारनामा करके दिखाया। एक्चुअली उन्होंने कारनामा नहीं किया, वो डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ है कि वो डेमोक्रेसी ने आपको वो अलाउ किया वो सब कुछ करने के लिए। आप जेएनयू में प्रोटेस्ट करोगे, उसके आपको याद होगा जेएनयू में जिन्होंने बोला भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी खुलेआम कश्मीर में घूम रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। कश्मीर में बुरहान वानी के साथ में कितने बच्चे जो हैं वो बाहर निकले और उनके जो फ्यूनरल था उसमें साथ गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। लेकिन जब यूथ ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को मिसयूज करने लगे, तो वहां पे डेमोक्रेसी को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। क्योंकि यही यूथ जो है, जब तक आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, आपको रिबेलियन करना है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को गाली देनी है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने पत्थर उठाया,
जिस दिन आपने डंडा उठाया, जिस दिन आपने गन्स उठा लिए, उस दिन जो है आपका राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू बी डिफरेंट एंड राइट टू बी फैशनेबल, वो खत्म हो जाता है। उस दिन आप क्रिमिनल बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है कि जो बच्चों ने वायलेंस में पार्टिसिपेट किया, जो बच्चों ने वायलेंस को बढ़ावा दिया, वही हीरो बन रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, डेमोक्रेसी ने, हम लोगों ने आर्मी जो है उसको एक वैलिडेशन दी है। हम जो है पुलिस और आर्मी हमारी रक्षा के लिए, हम लोगों ने उनको वो पावर, वो अथॉरिटी दी है कि वो हमको प्रोटेक्ट करें। तो ये जो नैरेटिव चला रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ बोल दो, ये सब फैशन की बातें हैं। इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें विजडम नहीं है, इसमें लॉ नहीं है। ये एक सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट 20s में चलता है, 30s में मेरे ख्याल से जैसे जैसे आपका माइंड इवॉल्व होता है तो ये सेंटिमेंट जो है रिड्यूस होता है। कि 20 साल की उम्र में ऐसे सेंटिमेंट्स होना ठीक है, 30 साल में इनका डिक्लाइन होता है। 40 साल तक आपको ये समझ आना चाहिए कि स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, लॉ क्या है, आर्मी क्या है, पुलिस क्या है। ये आपकी रक्षा करने के लिए है। ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, अपने वोट से क्रिएट किए हैं। तो इनके खिलाफ जब आप 40 साल की उम्र में भी अगर आप ये कर रहे हैं तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने कुछ समझा नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं है। आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो पूरी व्यर्थ है। तो ये कहूंगी मैं कि आर्मी और पुलिस जो है हमारे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई गलत चीज होती है, पुलिस अगर कोई गलत चीज करती है, आर्मी कोई गलत चीज करती है, तो एक प्रॉपर सिस्टम है, एक लॉ है। आर्मी का एक अपना लॉ है, हमारी जुडिशरी है जो इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट कर सकती है। हमारे पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और लॉ के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि पूरी आर्मी की गलत है, पूरी पुलिस की गलत है, इंडियन डेमोक्रेसी गलत है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही गलत है, तो ये सब बकवासनामा है। ये 20s में अच्छा लगता है, 30 में भी इंसान सुन सकता है, लेकिन 40 साल तक की उम्र में अगर आपको नहीं समझ आए तो अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो अनएजुकेटेड ही रह गए। बिल्कुल मैम, अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूं तो 22 या 23 फरवरी को 2016 में कैप्टन तुषार महाजन ने शहादत दी थी। वो वीर गति को प्राप्त हुए थे ईडीआई पंपोर में, ईडीआई बिल्डिंग पंपोर में लड़ते हुए। उसी फरवरी में 9 फरवरी को जेएनयू में ये केस हुआ था। मार्च में आकर उसी छात्र नेता ने उठकर खड़े होकर कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बल महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। आज शहीद कैप्टन तुषार महाजन को बिल्कुल कुछ लोग ही जानते हैं, लेकिन वो लड़का आज बड़े बड़े मंचों पे जाता है, बड़े बड़े न्यूज चैनल ऐसे उसको हीरो की तरह, मेन स्ट्रीम हीरो की तरह पेश करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा किया हो। कई लोग उसको अपना हीरो मानते हैं। आज पूरा देश उसको, लगभग दुनिया में कई विदेश में भी कई लोग उसको जानते हैं। आज अच्छा खासा वहां पे बैठकर वो अपनी नेतागिरी कर रहा है। इन लोगों ने कुछ ऐसा इतना बड़ा काम नहीं किया कि जिनके लिए इनकी सराहना की जाए, लेकिन हमारे देश में ही ये अलाउड है कि ऐसे लोगों को भी नेता बनाने के जो संविधानिक पद है उसको देने के लिए एक टिकट मिल जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ। जी मैम। थैंक यू। जी मैम, कुछ कह रही थी? बस हो गया ना? नहीं बस थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैम बहुत धन्यवाद, आपने एक बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। आशा करते हैं आप भी समझ गए होंगे। तो हीरो किसको बनाना है अब आपके ऊपर है, और जो जम्मू कश्मीर में है वो अभी शांति है। बस हम यही कामना करते हैं जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त हो जाए पूरा देश। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश आतंकवाद मुक्त हो जाए और जो युवा हैं देश के, उनका जो ध्यान है वो सही दिशा में आकर्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।